नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में अब एनडीए की सरकार है और जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी वैसे ही जीतन राम मांझी ने भी प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी और साफ साफ कह दिया कि हमें एक नहीं बल्कि दो मंत्री पद चाहिए। जिसके बाद आपने ये भी देखा कि एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी जीतन राम मांझी के हाँ में हाँ मिला दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई भी चर्चा हुई है तो जीतन राम मांझी को अपमान नहीं करना चाहिए और जीतन राम मांझी को सम्मान देना चाहिए। यानी कि चिराग पासवान ने भी बड़ी बात कर दी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट नवेंदु जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत समरी जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जीतन राम मांझी के हाँ में हाँ मिला दिया है चिराग पासवान ने और बड़ी बात कह दी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं नवेंदु जी? बहुत गहरी बात है ये और इसके बहुत ही गहरे संकेत हैं मुझे जो लग रहा है। और एक मैसेज भी देने की कोशिश की है चिराग ने। जैसे मांझी ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि भाई 2 मंत्री पद हमको चाहिए, ये हमारी मांग है, हमारे लिए आवश्यक भी है। तो एक संकेत उन्होंने दे दिया। अब चिराग का इस तरह का बयान जो देना, वैसे तो वो उसके पहले भी वो मोटा मोटी एक समर्थन जाहिर कर चुके थे, लेकिन आज खुल करके अभी कुछ देर पहले जो है उनका बयान आ गया बजाबता। और उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा कुछ गठबंधन में बात हुई थी तो ये पूरा किया जाना चाहिए। और जाहिर तौर पर यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि मांझी की मांग गलत नहीं है। तो चिराग का मांझी के समर्थन में आना, ये इसके कई राजनीतिक मायने हैं समरीन। और वो राजनीतिक मायने इस तौर पर कि ये गठबंधन असहज है। अच्छा। और फ्लोर टेस्ट के पहले यानी 12 फरवरी के पहले ये असहजता और भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अब इस असहजता के बढ़ने में दोनों तरफ आप देखें कि जो घटनाक्रम है तो वो दोनों तरफ यानी कि महागठबंधन की तरफ भी और फिर एनडीए की तरफ भी घटनाक्रम जो सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट को बहुत ही गंभीर ढंग से नहीं ले सकते, यानी कि बहुत ही इजी वे में आप नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं कोई बात है कि फ्लोर टेस्ट को लेकर के इस तरह का एक जो राजनीतिक चक्रव्यूह दोनों तरफ एक बन रहा है। मतलब दोनों तरफ से राजनीतिक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। और कैसे रचा जा रहा है, देखिए अब महागठबंधन की बात उठा लें जो आपके चैनल ने इसको दिखाया भी कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को वो हैदराबाद भेज दिया है। दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी खड़गे ने और खड़गे की मीटिंग के बाद वो हैदराबाद तेलंगाना जो उनका अपना स्टेट है कांग्रेस का, तो वहां उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया। मतलब ऑपरेशन लोटस का डर है। बिल्कुल, तो ऑपरेशन लोटस का डर है। दूसरी तरफ ये है कि अपने ऑपरेशन करने को भी सेफ साइड लेकर के चल रहा है महागठबंधन कहीं ना कहीं। और वो ऑपरेशन खेला होगा जो तेजस्वी ने कहा था। आप याद करें कि उस बयान के बाद फिर तेजस्वी पीछे चले गए हैं पर्दे के पीछे, फिर वो उसको उन्होंने दोहराया नहीं। तो उन्होंने क्यों नहीं दोहराया, उन्होंने कहा है कि ये ध्यान रखिए कि ये जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, कमिटमेंट कर। तो बस एक बात उन्होंने कह दी। तो वो क्या भारी भरकम तो क्या करता हूँ वो जो कर रहे हैं तो उसको करने में लगे हैं। मुझे लग रहा है कि बोलने में यकीन नहीं है, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो कांग्रेस विधायकों का हैदराबाद शिफ्ट होना ये एक बड़ा संकेत है कि फ्लोर टेस्ट आसान नहीं होगा, यानी कि दोनों तरफ से वार और प्रतिवार चलेगा। यानी दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो एनडीए में मांझी ने जिस तरह से एक टंटा खड़ा किया है, जीतन राम मांझी ने पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बड़े कद के नेता हैं। जैसा कि मैंने बताया भी था आपको पहले भी कि वो एक ऐसे फैक्टर हैं बिहार में पॉलिटिक्स के जो महादलित के सबसे बड़े नेता हैं। वो महादलित जो जिसका वोट बैंक नीतीश कुमार ने क्रिएट किया दलितों से महादलित में, लेकिन आज उस महादलित में नीतीश कुमार के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। वो बड़ा नेता कहीं है तो वो जीतन राम मांझी, और ये एक साधारण बात नहीं है, इसलिए उनकी बार्गेनिंग पोजीशन भी अच्छी है। तो अब जो जीतन राम मांझी जैसा कर रहे हैं, अब उसके साथ कौन आ गया? चिराग। तो आज मुद्दा हम चर्चा करना चाहेंगे समरीन आपसे, और आपने पूछा भी कि चिराग पासवान
की राजनीति क्या है बिल्कुल, बिल्कुल। एनडीए में, और साथ साथ एनडीए में चिराग पासवान को लेकर के बीजेपी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार और मोदी शाह, जी, इनकी रणनीति क्या है कि वो कैसे पेश आना चाह रहे हैं जी। चिराग के साथ, क्या उनको तवज्जो देकर के तरजीह देकर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर धक्का लगा देंगे? धक्का लगा देंगे, या सब लोग ये मिलजुल करके घेर कर जी। राजनीतिक तौर पर चिराग को मार देना चाहते हैं। राजनीतिक तौर पर चिराग को मार देना बिल्कुल, चाहते हैं। जी। ये एक पॉइंट ऐसा है हाँ। जिस पर मुझे लग रहा है कि एलजेपी के कतारों में, एलजेपीआर जो है वो कतारों में भी ये बात चल रही है, और ये कहीं न कहीं उस आधार पर एक आशंका तो है, लेकिन अभी इस आशंका में आपका आकलन क्या कहता है? क्या वाकई में सब मिलकर चिराग पासवान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं? ये घेराव तो चल रहा है, बिल्कुल। वो कैसे चल रहा है देखिए कि अभी जो घटना हुआ, मान लीजिए कि एनडीए में वापसी हुई नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार तो तमाम तरह की मिट्टी में मिल जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, मर जाना कबूल है, बीजेपी में जाना कबूल नहीं है, ये सारा चीज बोलते बोलते और फिर ये बोलते कि ये लोग देश के संविधान को बदल रहे हैं, ये लोग देश के इतिहास को बदल देना चाहता है, सारा जो है देश बचाओ बीजेपी भगाओ, या और प्रेस सेंसरशिप लागू, क्या क्या आरोप नहीं लगाए नीतीश ने इसी नरेंद्र मोदी पर, इसी शाह पर या इसी केंद्रीय सरकार पर। लेकिन चिराग तो एनडीए के साथ रहे, तो चिराग एनडीए के साथ रहे, नीतीश उनको गालियां देते रहे उस एनडीए को या फिर उसके नेतृत्व को, प्रधानमंत्री को, तो उसमें मिला क्या? मिला कि नीतीश फिर एनडीए के मुख्यमंत्री बन गए और चिराग पासवान तमाशा देख रहे हैं, ताक रहे हैं। तो हकीकत तो यह है कि चिराग पासवान ताक रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख। उनको ले आया भी गया नड्डा के जरिए यहाँ तमाशा दिखाने के लिए। जी जी जी। और एक आपको मैं अंदर खाने की बात बता दूं समरीन की, जब चिराग पासवान को नड्डा चार्टर से लेकर आया शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में, तो उसमें बुलावा जो भेजा गया पार्टी को, एलजेपीआर को, तो एलजेपी के आर के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो कतारें हैं उसकी राजनीतिक कतारें, वो नहीं तैयार थी जाने के लिए। अच्छा। हाँ, वो कहते थे कि हम लोग यहाँ जाकर क्या करेंगे, अपनी फजीहत कराएंगे या फिर तमाशा देखेंगे। जैसे वो शंकराचार्य ने कहा ना कि वो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में क्या हम जाकर ताली बजाएंगे, तो ताली बजाने की स्थिति में एलजेपीआर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि एलजेपीआर का यूएसपी ही है नीतीश विरोधी वोट, नीतीश विरोधी वोटर्स। जैसे नीतीश कुमार का यूएसपी कभी रहा कि लालू विरोधी वोट, तो आप समझ लें कि एलजेपीआर यानी चिराग पासवान रामविलास की यूएसपी ही रही है कि वो नीतीश विरोधी राजनीति करके आज बिहार में खड़े हुए हैं। फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो ये स्लोगन दे करके और नीतीश को लगातार जो है उनकी क्रिटिसाइज करके और बहुत दबंगई से, बहुत बोल्डली क्रिटिसाइज करके तब उन्होंने अपना जो भी जनाधार बनाया है, तो उनका वोटर तो वही है नीतीश विरोधी। तो नीतीश के साथ अगर जाएंगे तो यहाँ तो पॉलिटिक्स चिराग की खत्म हो जाएगी। ये इसको देखिए, राजनीतिक विश्लेषण में जिसको कहते हैं ना कि जमीन को पकड़ना चाहिए, तो उस जमीन को पकड़े अगर हम लोग, तो मुझे लग रहा है कि ये तो क्यों उदास हैं चिराग पासवान। साफ कहा है कि अगर नीतीश कुमार की वर्तमान नीतियों से ही कुछ चलेगा तो हम विरोध करते रहेंगे। बिल्कुल साफ उन्होंने पहले दिन मैसेज दे दिया और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद दे दिया। तो ये उदासी, ये निराशा और ये गुस्सा, ये तो उसका कोई समाधान तो दिख नहीं रहा है अभी। चिराग के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ। ठीक है कि चिराग का कोई एक विधायक जीता था, उसको भी मिला लिया गया बाद में, तो वो फिर उनके पास शून्य रह गया। लेकिन फिर भी कोई न कोई तो आपदा प्रबंधन किया जा सकता था। जब मोदी और शाह ही कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार ही मुखिया है, वही कर सकते हैं, उनका जुरिडिक्शन है, तो वो कुछ भी तो कर सकते थे। कोई एक विधायक उनके नहीं भी है तो एक आदमी दे के फिर उसको चुनाव जिताया जा सकता था 6 महीने के बाद, एक मंत्री पद। लेकिन खैर चलिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन
चिराग पासवान की भी कोई डील हुई होगी और वो डील हुई होगी तो उस आश्रय जो है वो अब तक चल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि कोई डील हुई होगी? कोई डील हुई होगी बीजेपी के आला बिल्कुल, कमान इसलिए कि हर कोई, जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा था कि इस गठबंधन में हर कोई लाभ और हानि का ही जोड़ रहा है और लाभ को लेकर ही ये सब लोग लाभार्थी बनकर एकत्रित हुए हैं। तो वो नरेंद्र मोदी की है ना लाभार्थी योजना, तो लाभार्थी योजना वोटर के लिए उन्होंने लागू किया था पहले, यहाँ गठबंधन अब उन्होंने राजनेताओं के लिए भी लाभार्थी योजना लागू कर दी है। तो उस लाभार्थी योजना में जाहिर तौर पर चिराग पासवान ने भी कुछ अपना कंडीशन रखा होगा और जो मुझे जानकारी है कि उनके फायदे में ये बात थी कि उनका जोर था कि 2 सीट जो है कम से कम वो अंदर में उन्होंने कहा है कि 2 सीट गारंटीड तौर पर हमको मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तो 6 सीटों की डिमांड नहीं, 6 सीटों की डिमांड तो है लेकिन ये दूसरी सूरत में है। समरीन, एक बात स्पष्ट कर लेने की जरूरत है। ये चिराग का भी डिस्कशन जो अंदर खाने में हुई थी वो ये, जैसे एक बात ये हो रही है कि 6 सीटें जो इन्होंने मांग की तो उस पर कहा गया कि ठीक है वो देखा जाएगा कोई क्या सूरत बनती है, आप कमजोर नहीं होंगे, आपको मजबूत ही किया जाएगा, ऐसी बात हुई थी। लेकिन उसमें 2 सीटें जो है उन्होंने हर हाल में कहा था कि वो हमारा होना चाहिए, मतलब जो हम लड़ेंगे उसमें। अब 2 सीटें कैसे देंगे वो, एक तो हाजीपुर लड़ने का प्रोग्राम जमुई भी है और हाजीपुर चूंकि उनके पिता की विरासत की सीट रही है तो वहां से पशुपति पारस हैं। तो एक ये भी बात चल रही है अंदर खाने में कि चिराग को संतुष्ट तभी किया जा सकता है कि अगर चिराग और पारस को मर्ज करा दिया जाए, यानी दोनों पार्टियां का मर्जर हो जाए तो ठीक है 6 के 6 दे देंगे उनको, जैसे पिछली दफा दिए थे 19 में। तो ये एक योजना पर क्या आपको लगता है कि चिराग मानेंगे? चाचा भतीजा कभी साथ आ सकते? मुझे नहीं लगता है कि मानेंगे, और न सिर्फ चिराग मानेंगे बल्कि पशुपति पारस भी नहीं मानेंगे, इसलिए कि वो वहां भी जिस तरह की खटास हो गई है परिवार में। देखिए, परिवार की खटास, राजनीति की खटास एक सीमा के बाद जब वो बाहर चली जाती है तो फिर उसका कोई पुल बनाना संभव नहीं होता है। और दूसरा है कि दावेदारी को भी तो लेकर के है कि दलित वोटों के या चिराग पासवान की जो विरासत है दलित वोटों की, उस विरासत के दावेदार कौन है? पशुपति पारस हैं कि चिराग पासवान? उत्तराधिकारी कौन है? हाँ, तो ये युद्ध उत्तराधिकार का जो चल रहा है और उस उत्तराधिकार में परिवार में ये भी एक समझ है जो पारस बताते भी हैं अपने वोटरों को कि असली वंशज तो हम हैं, इसलिए कि रामविलास को के बेटे चिराग को वो उसका वंशज नहीं मानते हैं। वंशज मतलब उस विरासत का वंशज, इसलिए कि वो रीना पासवान जो उनकी पत्नी है रामविलास जी की रही हैं। तो उसमें फिर अब ये स्थिति ये है कि साहब वो जो इंटर कास्ट वगैरह वगैरह जो एक मतलब काफी पेच बिहार में जो एक परंपरा है। मुझे याद है एक बार पटना सिटी का चुनाव डॉक्टर जो गोपाल बाबू हैं तो वो खड़े हुए थे, तो उनकी पत्नी दूसरे माने इंटरकास्ट मैरिज उनका हुआ था। इस आधार पर कायस्तों ने एक ऐलान जारी कर दिया कि ये असली कायस्त नहीं है। तो उस तरीके से ये राजनीति का जो असली नकली का खेल होता है, कई एजेंडा होते हैं बिहार के सामाजिक वो समीकरण के हिसाब से भी, तो उसको भी खेला जाता है। तो यहाँ पर एक विरासत की लड़ाई भी है कि रामविलास पासवान की विरासत किसकी। तो इसलिए पारस और चिराग एक होने का मुझे नहीं लग रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि एक होंगे, लेकिन एक कोई संभावना हाँ, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी के हनुमान कहते हैं चिराग अपने को, और बीजेपी भी कोशिश करेगी कि ये कर ही दे, इसलिए कर दें कि उसके लिए सहूलियत हो जाएगी। तो वो सहूलियत क्या है कि वो हक मार सकती है, चिराग का हक मार सकती है और वो हक मार करके वो दोनों दलों को मिला करके दोनों में बांट सकती है। तो 6 का 6 मिलेगा। तो आप ये देखिए कि जो सिटिंग एमपी हैं पारस के पास वो तो 5 हैं, तो वो 5 हैं, एक सिर्फ ये चिराग हैं। तो अगर मर्जर भी हो जाएगा तो आपको क्या लगता है पारस ये दावा छोड़ेंगे कि वीणा देवी भी है, वीणा देवी अपने चिराग के साथ आ गई? बिल्कुल,
चिराग अब हाँ, बीना देवी अब चिराग के साथ आ गई हैं, तो ये एक फैक्टर। लेकिन जो सिटिंग उनके एमपी रहे हैं, जैसे जेडीयू ने दावा किया कि सिटिंग जो एमपी हम 17 पर लड़े थे, 16 हमारे जो है 16 सिटिंग है, तो उस आधार पर हमको सीटें उतनी मिलनी चाहिए जैसे 17 पिछली बार मिली थी। तो सिटिंग एमपी को छोड़ने के लिए अगर जेडीयू नहीं तैयार है तो चिराग ये पारस भी क्यों तैयार होंगे, कोई और दूसरा दल क्यों तैयार होगा? पारस ने तो कह भी दिया सेटिंग गेटिंग गो। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात कह दी उसने। तो इससे लग रहा है कि ऐसा नहीं, लेकिन अगर अमित शाह के दबाव पर या फिर नरेंद्र मोदी के दबाव पर, क्योंकि ये सरकार भी जो बनी है इस बार एनडीए की, वो नरेंद्र मोदी की सीधे पहल पर बनी है। इसमें शाह कहीं ना कहीं किनारे खड़े हैं, किनारे यानी कि हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की चाहत ज्यादा कि नीतीश को ले आओ। हाँ, तो उस आधार पर ये जो आप मॉडल कहीं ना कहीं फिक्स करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर पीएम मोदी ने कह दिया तो चाचा भतीजा को एक होना पड़ेगा। लेकिन नहीं तो एक नहीं होंगे, तो वो एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर चिराग अलग हो सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल भी आपसे यही है, मेरा दूसरा सवाल आपसे यही है कि देखिए जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है, कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। आज मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या चिराग पासवान का भी मन डोल रहा है? चिराग पासवान का मन डोल रहा है। दो बातें मैं कहना चाहूंगा उस एक खबर के तौर पर भी। देखिए, एक तो मैंने कहा कि उनकी कतारों में भी आम सहमति नहीं है कि एनडीए के साथ आप जाएं। क्यों? इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि वो नीतीश विरोधी वोटों को लेकर के अपना पूरा मूवमेंट उन्होंने किया, आंदोलन किया है एक पूरे दौर में बिहार में। हाँ, और फिर उन्होंने अपना वोट बैंक भी उस तौर पर डेवलप किया। दूसरी बात यह है कि तो उस दिन जो मैंने कहा कि शपथ ग्रहण के दिन आम कार्यकर्ताओं की चाह नहीं थी कि हम लोग शपथ ग्रहण में जाएं। दूसरी बात, जब नीतीश के मिलने की आहट होने लगी एनडीए में, उस समय दिल्ली में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में मैंने आपको कल भी बताया था कि एक सीक्रेट मीटिंग उनकी आरजेडी के मनोज झा से हुई थी। दूसरा है कि वहाँ पार्टी में भी एक विचार हुआ था पदाधिकारियों के साथ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि हमारा जो हथियार था नीतीश विरोध का हथियार, वो हथियार ही भोथरा हो जाएगा, तो फिर हम काहे की राजनीति करेंगे बिहार में। एक ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन टाइम बीइंग, मान लीजिए लोकसभा का चुनाव है और वो बीजेपी में रहते रहे, हनुमान कहते रहे हैं, तो हनुमान को भी, ये तो आज के हनुमान है ना, ये राजनीति के हनुमान है, ये रामायण काल के हनुमान नहीं है कि जो राम कहेगा वो मान लेंगे। तो ये कोई ऐसा हनुमान अब चलता भी नहीं है, तो राजनीति में नहीं चलता है, वैसे राजनीति अपने मुहावरे गढ़ती है। तो उस आधार पर चिराग, हमको नहीं लग रहा है कि वो अगर उनको कुछ फायदा नहीं दिखा तो वो नहीं रुकेंगे। दूसरी बात क्या है, देखिए एलजेपी के सूत्रों, अधिकारी, एक जो पूरा तबका है उनकी जो नेशनल बॉडी है, उस नेशनल बॉडी में भी एक चर्चा ये चल रही है कि नीतीश को जिस तरीके से 43 सीटों पर समेट दिया गया पिछले 2019 के 20 के चुनाव में, विधानसभा 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो उस समेटने के पीछे सीधा फैक्टर थे चिराग फैक्टर। ये नीतीश कुमार भी कहते हैं, ये ललन सिंह भी कहते हैं, और सब लोगों ने कहा है कि ये इसको खड़ा करके हमको हरवाया गया, हमारी सीटों को कमजोर किया गया। और जब पिछला दफा एनडीए छोड़ रहे थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने बजाबते बयान दिया था कि चिराग फैक्टर और आरसीपी लोटस ऑपरेशन लोटस, तो इन दोनों के जरिए हमारी पार्टी को कमजोर करना पड़ा। तो आप सोचिए कि थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनी नीतीश कुमार बने, और उनकी आज स्थिति ये हो गई कि उनको फिर जाना पड़ा लालू के दरबार में और जाके कहना पड़ा कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बदला ले लेंगे? मेरा यही कहना है। अच्छा। कि नीतीश जिस तरह के राजनीतिज्ञ हैं, बिल्कुल नीतीश, देखिए एक तरफ वो जेंटलमैन पॉलिटिशियन भी कहे जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है नीतीश जो है एक प्रतिशोध की राजनीति के भी माहिर खिलाड़ी है। आप देखिए, दूसरे दलों की बात तो छोड़ दीजिए ना, मतलब भूलते नहीं। देखिए, एक बात वो भी नहीं भूलते हैं कि कांग्रेस विरोध का भी उनका कहीं ना कहीं एक जो है जिन्स जो उनके अंदर है, और वो कांग्रेस विरोध का जिन्स, बार बार वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं लेकिन फिर अलग हो जाते हैं। तो वो एक विरोध उनका चल रहा है, इसलिए कि उनको लगता है कि उनको तवज्जो अगर किसी ने नहीं दिया। नीतीश के अंदर एक अहम ब्रह्मास्मि, जो जैसे कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी
के बारे में विपक्ष जो आरोप लगाता है कि मैं ही महाराज हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो नीतीश में भी वही है कि मैं अगर उनको कोई भी मैं नहीं मानता है तो आप देखें कि दूसरे दलों की छोड़ दे, अपने दलों में अपने ही बड़े बड़े नेताओं का क्या हाल हुआ। जेडीयू में जॉर्ज फर्नांडिस उदाहरण है, शरद यादव उदाहरण है, उसके बाद अभी अध्यक्ष के लिए आ जाइए तो प्रशांत किशोर उनके साथ थे, जिसको उन्होंने घोषणा की थी नीतीश कुमार, मुझे याद है कि हम इनको विरासत सौंप रहे हैं अपनी। उस प्रशांत किशोर का क्या हाल हुआ वो भी बात, आरसीपी सिंह का क्या हाल हुआ वो देखें, पवन वर्मा का क्या हाल हुआ, जिस पवन वर्मा से दोस्ती की और एक निजी व्यक्तिगत दोस्ती का वो भरते थे दावे नीतीश, तो उनका क्या हुआ। तो इस तरीके से नीतीश, और यही वजह है कि नीतीश की पार्टी में कोई एक आज विकल्प भी नहीं खड़ा हो सकता। फिर ललन सिंह के साथ क्या हुआ, ये भी ताजा उदाहरण है। तो एक ये पूरा सीन है नीतीश का, और नीतीश को अगर किसी ने काटने छांटने की कोशिश की तो आपको क्या लगता है सिमरन की नीतीश की जो राजनीति है वो इसको माफ करेगी? वो नहीं माफ करने वाली है। और इस आधार पर जो घेरने की बात मैंने कही, आपने दोहराया कि क्या ऐसा है, तो ऐसा है। मतलब इधर से बीजेपी भी आ रही है और उधर से नीतीश कुमार भी है और बीच में है चिराग पासवान। तो ये एक अभिमन्यु वाली स्थिति उनकी धीरे धीरे बनाने की कोशिश हो रही है। इसको कितना समझ पा रहे हैं चिराग, कितना जल्दी समझ ले या देर से समझे, ये चिराग के और चक्रव्यूह कैसे भेदेंगे चिराग पासवान, ये बड़ा सवाल। हाँ, तो ये बड़ा सवाल है और ये उन पर और उनकी पार्टी पर निर्भर करता है कि वो कैसी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि चक्रव्यूह में घिरे हैं चिराग, और उस चक्रव्यूह से निकलने में हो सकता है कि उसका लाभ जो है वो महागठबंधन को मिल जाए, और अगर नहीं मिले तो तब तक एनडीए जब तक है तब तक लाभ उठाएगी। अब देखिए, घेराबंदी की बात थोड़ा सा और मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक तो ये बात हो गई कि वो बीजेपी का कोई फायदा, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि बीजेपी ने बहुत लाभ पहुंचाया चिराग को, ऐसा नहीं देखा। देखिए, जैसे 20 के ही चुनाव में, 2020 के चुनाव में, ठीक है कि चिराग कार्ड इस्तेमाल किया, बीजेपी ने अपने लिए किया कि नीतीश को कट साइज करो। तो वो, लेकिन ये कट साइज करने में चिराग सफल हुए, लेकिन उनका क्या हुआ? चिराग को क्या मिला? क्या ऐसी राजनीति कोई करता है क्या कि दूसरे का ही लाभ पहुंचा दो, अपना घाटा उठा लो? बिल्कुल, खुद को बलिदान दे के जाओ। लेकिन बलिदान कब तक? और सिर्फ अपनी बलि देने के लिए तो राजनीति में आए नहीं है कोई भी। तो ये अब जाके एहसास हो रहा है एलजेपीआर को, उसकी उनकी पार्टी को, उनके पार्टी के जो लोग हैं, और चिराग को भी ये कहीं ना कहीं एहसास है। आज वो जीतन राम मांझी के पक्ष में जो उनका बयान आया है, वो बयान भी इस बात का सबूत है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने कह दिया है कि अगर जीतन राम मांझी से गठबंधन के भीतर बातचीत हुई है तो फिर जीतन राम मांझी को उचित सम्मान मिलना चाहिए, तो मांझी के लिए तो उचित सम्मान मांग रहे हैं चिराग, लेकिन क्या एनडीए में चिराग पासवान को उचित सम्मान मिलेगा? इशारा साफ है, वो मांझी के लिए सिर्फ नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए भी मांग रहे हैं। मांझी के लिए नहीं चिराग पासवान मांग रहे हैं, वो अपने लिए भी मांग रहे हैं। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, ये जो उनका बयान है कि जो गठबंधन में बात हुई है उसको माना जाना चाहिए, तो वो सीधे कह रहे हैं कि मेरे साथ भी जो बात हुई है वो भी माना जाना चाहिए। ये इशारा उनका बिल्कुल साफ है, और उनको लग रहा है मांझी तो सामने है, पीछे चिराग खुद खड़े हैं उन्हीं शर्तों पर कहीं ना कहीं। तो उनको ये लग रहा है कि अगर अभी ही बीजेपी ने ये परंपरा तोड़ दी या नीतीश कुमार नहीं माने, तो फिर ये आगे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो मांझी को भी नहीं मिल रहा है, कल गए मुझे भी, यानी चिराग को भी नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल साफ है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस घेरेबंदी को लेकर के एक अलर्ट है चिराग के पास। और देखिए, दूसरी तरफ क्या है कि 2 सीटें जो उन्होंने कही भी होंगी, जो कि हर हाल में या उनके मन में है कि 2 सीटें मिलनी चाहिए, तो वो एक हाजीपुर चाह रहे हैं। हाजीपुर में टकराव है पारस को लेकर के। जमुई की सीट जहाँ से वो सांसद हैं, तो वहाँ एक सीट वो चाह रहे हैं कि उस विरासत को भी बचा के रखें, क्योंकि 10 साल से वो वहाँ सांसद रह चुके हैं। लेकिन अब जमुई की सीट पर, जमुई में जो विधानसभा क्षेत्र है संसदीय क्षेत्र में, तो वहाँ पर एक और कील कांटा नीतीश जी ने पहले से खड़ा कर दिए हैं। वो जमुई विधानसभा में विधायक जो हैं सुमित सिंह, तो वो विधायक मंत्री बन गए। बांका से लड़ना चाह रहे हैं। बांका से तो वो लड़ेंगे संसदीय चुनाव। मैं कहा कि अभी जो वो विधायक हैं जो निर्दलीय के तौर पर और मंत्री बने हैं,
जिनको लेकर के भी ये नाराजगी मांझी ने भी दिखाई और चिराग पासवान भी। और चिराग पासवान को हराने के लिए पिछली लोकसभा चुनाव में ही वो खुद सुमित सिंह, जैसा कि उनकी पार्टी बताती है एलजेपी, कि उन्होंने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया था, फिर भी किसी तरह जीत कर चिराग पासवान आए। इसलिए कि वो क्षेत्र जो है वहाँ उनकी सुमित सिंह और उनके जो फादर रहे हैं नरेंद्र सिंह, जो कद्दावर मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, जेपी आंदोलन की उपज रहे हैं, तो उनकी एक विरासत वहाँ रही। तो एक प्रभाव तो है उस पूरे क्षेत्र में, वो बांका से लेके जमुई तक और पूरे उस मुंगेर क्षेत्र में भी। तो ये स्थिति है। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ साथ हो सकते हैं? देखिए, एक इस बारे में भी आपको मैं फिर एक जानकारी दे रहा हूँ कि इस बारे में भी एक मीटिंग हुई थी। इस बारे में भी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में ये जब ये आहट मिल रही थी, जो मैंने आपको कहा कि दिल्ली की बैठक हुई और दिल्ली की बैठक के बाद एक पटना में भी बैठक हुई एलजेपीआर की, और उस बैठक में चूंकि तेजस्वी के साथ जाने की या चिराग को तेजस्वी के साथ लाने की, ये एक कहीं ना कहीं संकेत जो है एक वो एलजेपीआर तक पहुंचा था। तो और इधर नीतीश की शुरू हो गई थी, ये आहट मिलनी शुरू हो गई थी कि वो एनडीए में जा सकते हैं। तो उस मुहाने पर, उस मोड़ पर एक पार्टी की बैठक होती है। उस पार्टी की बैठक में ये कार्यकर्ताओं की तरफ से, उनके पदाधिकारियों की तरफ से, चिराग के पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से ये एक बात आई कि चिंता व्यक्त की गई कि नीतीश अगर आ जा रहे हैं तब तो एक मुश्किल होगी। तो वो नीतीश के आने से एक मुश्किल को अभी उसी समय वो लोग महसूस कर रहे थे। दूसरा क्या कि अच्छा तो ठीक है, वो मुश्किल होगी तो उसको मैनेज किया जाएगा, लेकिन एक बात ये भी आई कि देख लिया जाए अगर मैनेज नहीं हो तो क्या हम लोग प्लान बी पर भी सोच सकते हैं। अच्छा, तो व्हाट इज द प्लान बी? व्हाट इज प्लान बी? तो प्लान बी यही था कि तो क्या जो उधर से संकेत मिल रहे हैं महागठबंधन से या आरजेडी की तरफ से, तो उसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए, हम लोग को आंसर करना चाहिए। तो ये एक बात हुई थी, लेकिन तब ये तय हुआ था कि नहीं चलो अभी फिलहाल जो है देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। अब देखिए अगर प्लान बी होता है, चिराग को मुझे नहीं लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर बहुत घाटा होने वाला है। यानी कि वो अगर मोदी के हनुमान बनकर नहीं काम किए, अगर वो सीधे अपने इंडिपेंडेंट चिराग पासवान बन करके लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में काम किए, ये उनके भी सलाहकार तो चुप नहीं है, राय मशविरा दे रहे हैं। तो चिराग को राय मशविरा करने वाले लोग ये बता रहे हैं कि साहब आपको दलित वोटों के एक बड़े नेता हैं, और वो दलित वोट देखिए पारस खास तौर पे लालू के पार्टी के साथ वो नहीं रहे, कंफर्टेबल नहीं रहे हैं, लेकिन जब नीतीश जाते हैं तो फिर उस तौर पर जो है वो उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन सोशल जस्टिस का वोट बैंक जो है, वो जो सोशल जस्टिस का वोट बैंक अगर लालू के पास एक बैकवर्ड अपराइजिंग का वोट बैंक है, एमवाई समीकरण है, और उसमें अगर चिराग जा करके जुड़ जाते हैं, जो कभी कभी मान लीजिए मांझी को समर्थन देते हुए लालू प्रसाद ये मैसेज भी देना चाहते रहे हैं, उनकी सरकार को भी समर्थन देने की बात आई थी जब मुख्यमंत्री थे, तो ये संकेत वो देते हैं, इसीलिए कि वो मैसेज देते हैं कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस का एक वोट बेस जो है वो एक जगह हो सकता है। तो ये एटीट्यूड जो दिखाया आरजेडी ने, और कई बार आप देखें कि तेजस्वी नीतीश चिराग और तेजस्वी जो है युवा नेता हैं, दोनों दोस्त हैं, दोनों के एक पारिवारिक रिश्ते भी रहे हैं। चिराग भाई ही कहते हैं छोटे अपने तेजस्वी को, और कई बार जो उनके यहाँ आए गए तो कई कयास भी लगाए जाने लगे कि ये दोनों बन जाएंगे क्या, एक साथ आ जाएंगे क्या। तो एक जो है सोशल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये सोशल जस्टिस का एक वोट नहीं, होता हुआ दिखाई देने की बात नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि सोशल जस्टिस का जो वोट बैंक है, तो उस पर हो सकता है कि एलजेपीआर ये विचार कर सकती है कि वैसे में अगर यहाँ चक्रव्यूह में घिरते जा रहे हैं हम लोग, या चक्रव्यूह में ऐसे घेर के कहीं ना कहीं खत्म करने की साजिश चल रही है, तो इसको भेदा जाए, और उस भेदने में वो ब्रह्मास्त्र जो है वो ब्रह्मास्त्र आरजेडी का उपयोग कर सकती है, चिराग पासवान की पार्टी। तो ये कि ये मंथन चल रहा है राजनीति में, सिर्फ जोड़ घटाव
ही होता गणित, हाँ गणित जो है, गणित मतलब कि वो क्या होगा नहीं होगा, जो अभी एक तुरंत जो है ज्योतिषीय भविष्यवाणी के तौर पर किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर विश्लेषण करना कि क्या क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, न सिर्फ सरकार बनाने और जोड़ने घटाने की, मूल खिचड़ी क्या पक रही है, उसमें कौन सी दाल पड़ी है। चने की दाल तो नहीं पड़ गई है जो देर से सींचेगी, या फिर मूंग मसूर की दाल ही चावल के साथ पकने जा रही है। तो वो मूंग मसूर का समीकरण समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि उस लिहाज से इसलिए चिराग एक तरफ बेफिक्र भी है, चिंतित भी हैं, लेकिन बेफिक्र भी हैं। बेफिक्र इसलिए कि आज का जो बयान होता है वो इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। मांझी तो उस मामले में मशहूर हैं, लेकिन चिराग ने एक संकेत जरूर ये दिया था शपथ ग्रहण के दिन कि नीतियों पर अगर चली ये सरकार तब तो हम विरोध करते रहेंगे, नहीं तो विरोध हमारा जारी रहेगा, क्योंकि मेरा विरोध नीतिगत विरोध है। और अभी आज फिर उन्होंने एक नीतिगत का ही सहारा लिया कि अगर ये नीतिगत तौर पर तय हुआ कि मांझी को दिया जाएगा, गठबंधन में अगर ये बात हुई है, तो उस नीतिगत निर्णय को पूरा किया जाना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे चिराग क्या होता है। तो इस नीति में चिराग एक बहुत बड़े अभी फैक्टर बनते जा रहे हैं। भले उनके विधायक अभी नहीं हैं, भले उनकी अपनी पार्टी का एक ही अकेले वो सांसद हैं, लेकिन बिहार की राजनीति लोकसभा में भी और विधानसभा में भी प्रभावित करने की कुव्वत जो है वो चिराग पासवान रखते हैं। इसलिए चिराग पासवान अभी मोदी शाह के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट वो महागठबंधन के लिए भी हैं, और इम्पोर्टेंट वो सिर्फ नीतीश के लिए नहीं है। नीतीश चाहते हैं कि एक तरफ मांझी को भी दरकिनार किया जाए, उनको वोट लेने के लिए रखा जाए, और चिराग को भी दरकिनार किया जाए। इसीलिए चिराग के साथ मांझी भी आया इसमें कि अगर एक दलित का खिलाफ करेंगे नीतीश कुमार, जो कि जाहिर तौर पर करेंगे ही, नहीं करेंगे ऐसा बयान दे दें वो नीतीश कुमार, मैं ये कह रहा हूँ, तो वैसी स्थिति में ये नीतीश कुमार के लिए भी महत्वपूर्ण है चिराग पासवान। तो चिराग पासवान के लिए जिसको कहते हैं ना सिमरन की, वो टाइमिंग का एक बड़ा महत्व होता है पॉलिटिक्स में। तो ये टाइमिंग का ही महत्व था कि अभी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ बार्गेन करके फिर से मुख्यमंत्री पद हथिया लिया। वो स्थिति उनकी 2020 में नहीं थी, 2020 कर रहे हैं, अभी जो पिछली दफा नहीं, जो अभी वो आरजेडी के साथ आए, तो 20 के बाद तो ये 1.5 साल हुए, मतलब 17-18 महीने की सरकार चली उनकी। तो 17-18 महीने पहले वो जो आए तो उनको लग रहा था कि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन ये नहीं है, और बीजेपी में कद घट गया, बीजेपी सुन नहीं रही, बल्कि उल्टे उनके दल को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। तो जब ये उनको पक्का पता चल गया और वो कुछ कर भी हम बार्गेन कर सकते हैं, तो अपना वो चले आए। तो नीतीश इस मामले में बहुत ही कैलकुलेटिव है। तो उन्होंने कहा कि देखना है कि चिराग पासवान उतने कैलकुलेटिव है कि नहीं है, क्योंकि राजनीति में वक्त पड़ता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये एक पॉलिसी जो है कि वो पॉलिसी सीधे बार्गेनिंग पोजीशन लीडर्स की और पार्टियों की उस पर, उसका मुहावरा यही कहने का मतलब है। तो उस समय उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली नीतीश कुमार ने। देखिए वो पोजीशन बदलते ही तब से ही उनके मन में था कि कोई एक इंडिया गठबंधन टाइप का कुछ किया जाएगा, और फिर उसमें प्रधानमंत्री का कहीं न कहीं उम्मीदवार बना जाएगा। क्यों? इसलिए कि मोदी के सामने उनकी औकात घट गई थी। लेकिन इंडिया गठबंधन का भी लाभ ले लिया नीतीश कुमार ने, और वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के नाते ही नीतीश कुमार इम्पोर्टेंट हो गए मोदी के लिए भी, कि अगर इनको तोड़ कर लाते हैं तो एक नेशनल स्तर पर मैसेज जाएगा कि साहब इंडिया गठबंधन का सूत्रधार ही चला गया, सूत्रधार ही चला गया। तो ये पोजीशन उन्होंने बनाई और तड़ से फिर बीजेपी के साथ उन्होंने बार्गेन किया। तो उसी तरह से चिराग के लिए भी मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट टाइम है अपनी बार्गेनिंग का। इसलिए शायद ये समय फिर आए कि नहीं आए, पता नहीं। इसलिए कि नीतीश की भी मुश्किलें हैं, बीजेपी की भी मुश्किलें हैं, और साथ साथ मांझी एक खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। और उधर जो है इंतजार कर रहा है 12 फरवरी को महागठबंधन फ्लोर टेस्ट के लिए। तो अभी ये सबसे बेहतर टाइमिंग है टू डिसाइड चिराग पासवान। तो ये पॉलिटिकली डिसाइड करने का ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण समय, बेस्ट टाइम है। देखना है कि वो इसको तय कर पा रहे हैं या फिर इसको खींचकर वो लोकसभा तक ले जा रहे हैं, और लोकसभा के बाद विधानसभा में
ये चीजें लेकिन बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, इसलिए कि फिर विधानसभा में जो जंग होगी उस जंग में फिर या तो चिराग कार्ड फिर खेला जाएगा, अगर चिराग रहेंगे एनडीए के साथ तो, नहीं रहेंगे तो विधानसभा में तो हर हाल में चिराग को लौ बुझा देने की कोशिश होगी। चलिए, तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन हमने तफसील से चर्चा की है और आपको भी बताया है कि आखिर चिराग पासवान इन दिनों सुर्खियों में क्यों बने हुए हैं और क्यों हर गठबंधन के लिए चिराग पासवान अब मजबूरी भी है और जरूरी भी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।